निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद में संसद भवन पहुंच चुकी हैं। इससे पहले जो मुलाकात हुई उसमें वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी और राष्ट्रपति ने उन्हें दही चीनी खिलाकर शुभ कार्य के लिए आगे रवाना किया। चुनौती बड़ी है। संसद भवन की तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं, पहुंच चुकी हैं यहाँ पर। और वित्त मंत्री की अब ये एक मीटिंग होती है यहाँ पर कैबिनेट के साथ में, अन्य मंत्रियों के साथ में, क्योंकि बजट जो होता है वो सारे मंत्रालयों के लिए होता है, सभी की अपेक्षाएं होती हैं और उसका जिम्मा आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऊपर होता है। उनके हाथ में बजट की कॉपी उनके हाथ में है। अमृतांशु जी, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा था, उस पर मैं दोबारा आता हूं, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी अभिषेक मुंबई से मौजूद हैं, उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, तो लोगों की एस्पिरेशन भी थोड़ा सा जान लेते हैं, अपेक्षाएं उनकी जो हैं वो जान लेते हैं इस बजट से। जी अभिषेक। बिल्कुल, आज कैबिनेट बजट पेश होगा और मुंबई को ज़्यादा उम्मीदें इसलिए है क्योंकि आर्थिक राजधानी है, काम करने वाले लोग हैं, तमाम सारे लोग हमारे साथ मुंबई कर मौजूद है। अलग अलग जगहों से कोई ऑफिस जा रहा है, कोई दफ्तर जा रहा है, कोई घर जा रहा है। ये बताइए कि बजट से क्या उम्मीद है? देखिए, इस बार बजट से तो बहुत उम्मीदें लगा करके बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी उम्मीद जो हमारी ये है कि इस बार के बजट में मिडिल क्लास को राहत मिले, हमारे जैसे लोगों को राहत मिले, खास करके जो एजुकेशन हेल्थ सिस्टम है उसमें बजट को बढ़ाया। क्या उम्मीद लग रहा है इस बार बजट से? क्या उम्मीद कर रहे हैं? अभी तक पिछले 4 साल से जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक कोई अच्छी खबर तो अभी तक हमारे लिए तो नहीं आई है। हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी है कि इनकम पे जो वो हमको जितना बढ़ावा हो सके कि हमारे टैक्स कम कटे। हमारी इनकम बढ़ नहीं रही है और टैक्स पे टैक्स कटे जा रहे हैं। सीनियर सिटीजन किस तरीके से देख रहा है? देख रहा है जब सीनियर सिटीजन को इतना सुविधा मिले तो बराबर है, अच्छा बात है। छोटे जो काम करने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से इसमें राहत की उम्मीद कर रहे हैं आप? सबसे उन्हीं को ध्यान देना छोटे लोग की कि बजट किस चीज तरफ मतलब पास हो रहा है। परेशान हैं बेचारे गरीब लोग। आप बताइए कि क्या बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं? बजट से मैं केवल डीजल पेट्रोल का रेट अगर कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक सब कुछ का रेट कम हो जाएगा। डीजल पेट्रोल पे इतना महंगाई है, इसीलिए सब कुछ महंगा हो गया है। बिल्कुल, हमारे पास और भी लोग हैं प्रवीण, हम सबके पास जाएंगे। बताइए क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट से इस बार की आज कैबिनेट बजट पेश हो रहा है? अब सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला जो बजट होगा वो आम आदमी गरीब लोगों में एक राहत की सांस देने का काम करेंगे। सरकार से यही उम्मीद है, अभी तक तो कोई उम्मीद थी नहीं। ऑटो वाले प्रवीण, मुंबई में ऑटो वाले भी बहुत सारे हैं, हमारे साथ 2 ऑटो वाले हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार बजट से? सरकार से उम्मीद है हर चीज सस्ता हो। महंगा है, घर का बाटला वगैरह है, सीएनजी वगैरह सब महंगा है, उसको कम करिए। धंधा पानी वैसे नहीं चलता है, महंगाई बढ़ गई है। यहाँ पर जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, देश को विकसित बनाने के संकल्प की दिशा में एक नया और मजबूत कदम होगा। विपक्ष कह रहा है कि बजट से इनइक्वालिटी बढ़ेगी। चलिए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी को आप सुन रहे थे। बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने मोदी कैबिनेट में निभाई हैं। अभिषेक, बहुत बढ़िया आपने बातचीत इसलिए सुनवाई क्योंकि मैंने देखा आपने लगभग सारे जो सेगमेंट्स हैं अलग अलग समाज के, उनको यहाँ पर कवर किया एक ही जगह पर फटाफट, और उनकी अपेक्षाएं बहुत तेजी से हमारे सामने आई। अमृतांशु जी, मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा था, हालांकि बहुत सारे प्रश्न आ गए अभी लोगों की बातें सुनने के बाद में जहन में, लेकिन उसी सवाल पर जाता हूं। एक उत्सव सा माहौल तो देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो तीसरा टेन्योर है, कोई भी चीज होती है, चाहे वो बजट हो या कोई अन्य कार्यक्रम होते हैं, हम देखते हैं एक उत्सव सा माहौल बनाने में कामयाब होते हैं और ये एक एनर्जी देता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी दिखाता है। लेकिन आपकी राय इस पर क्या है? देखिए, आखिर क्यों हो, ये 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं इनके, जिसको ट्रिविया कहते हैं हम लोग। छोटी मोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। कोर्ट नंबर्स ऑफ बजट फिर से एक पेश होगी तो मैं मानता हूं कि एक अच्छा माहौल में बजट आएंगे। हम सब इंतजार है और अभी बजट पेश होने वाले हैं तो हम लोग सब पार्लियामेंट जा रहे हैं। सर, दूसरी तरफ जिस तरह से सोनिया जी की तरफ से कल कमेंट्स आए उस पर क्या कहेंगे? हालांकि ये प्रियंका गांधी जी ने उसको डिफेंड किया, साथ में मोदी जी ने भी कहा कि देखिए, सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जो टिप्पणी की है वो तो बहुत निंदनीय है। और सोनिया जी ऐसे परिवार से आती हैं तो उनके लिए एक आदिवासी महिला इस देश का राष्ट्रपति बनना उनको पच नहीं रहा है, तो इसलिए इस तरह का बातें की हैं।
मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्रपति जी कमज़ोर नहीं है, मजबूत हैं, एक मिसाल है। हम सब गर्व करते हैं और कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए कि इस देश का राष्ट्रपति के खिलाफ में इस तरह का बयान देना ये बहुत ही दुखद है और हम सब इसका खंडन करते हैं और कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे। अमृतांशु जी, बीच बीच में तमाम मंत्रियों की बाइट्स भी आ रही हैं, वो सुनवा रहे हैं। आप अपनी बात को पूरा करें, जो बात आप कह रहे थे। अमृतांशु जी, मैं बता रहा था पहला कि जी बोले सुन पा रहे हैं कि ये पहली बार है कि 8वीं बार लगातार एक ही वित्त मंत्री और महिला वित्त मंत्री बजट पेश कर रही है, सबसे पहला। दूसरा कि ये आने वाले समय में अगर ये 4 साल और इन्होंने बजट पेश कर दिया तो पहली वित्त मंत्री होंगी, महिला वित्त मंत्री होंगी जो कि स्थिरता का द्योतक है। पहली बार वो 12 बजट किसी ने अभी तक नहीं पेश किया है भारत, तो वो एक अलग रिकॉर्ड कायम होगा। और चौथा कि जो ये पूरा का पूरा पूर्ण बजट इस सरकार का महत्वपूर्ण है कि पूर्ण बजट, इसके पहले वाला बजट एक इलेक्शन के बाद का बजट था तो इनकम्प्लीट था, उसमें एक विजन नहीं था। और ये आने वाले 5 साल का जो रवैया होगा उसका विजन यहां से निकल के आएगा, उस नजरिए से महत्वपूर्ण। बहुत बढ़िया आपने ये एक मुझे पॉइंट दिया है और सचमुच में ये बड़ा गंभीर पॉइंट रहा कि निर्मला सीतारमण जी को और भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर मिला। जब भी आप कंसिस्टेंसी के साथ, कोई एक व्यक्ति बजट को लगातार प्लान कर रहा है तो आप योजनाओं को बहुत आगे के लेवल पर बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ा सकते हैं और उसके बेहतर नतीजे पा सकते हैं, बजाय इसके कि बहुत स्कैटर्ड हो चीजें। और हम देखते हैं कि कभी एक बजट आया, फिर अगली बार में किसी और ने किसी और को खुश करने के लिए कुछ और दे दिया, किसी और। लेकिन अभी सतत एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, ये स्थिरता का द्योतक है। बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है जो अमृतांशु राय जी ने किया है। मैं चाहूंगा रोहित जी आप इस पर थोड़ी टिप्पणी करें कि सतत 8वां बजट और उसके बाद में अगर यही संभावना, और जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि लगातार एक ही वित्त मंत्री को मौका मिल रहा है, सरकार को मौका मिल रहा है, क्या वो विजन हम देख रहे हैं कि सामने भी आ रहा है? हम देख पा रहे हैं कि ये ऐसा करने के बाद में सुधार काफी चीजों में हुआ है जो पहले नहीं देखने को मिलता था। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं कि ये बजट अगले 5 साल का रोड मैप क्रिएट करेगा एंड दिस बजट विल बी कंसिस्टेंट। जो पहले सरकार ने करा है कि सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन करने का है, जिससे विकसित भारत 2047 में बन पाए। इसके अलावा फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है, ये सरकार का कंसिस्टेंट एफर्ट रहा है। इसके अलावा डेट टू जीडीपी रेशियो है, उसको सरकार हर बजट में ट्राई कर रही है कम करने के लिए। इसके अलावा इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने का पूरा फोकस रहेगा इस बजट पर। जॉब क्रिएशन, मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये इस बजट के मेरे हिसाब से मेन फोकस एरियाज होने वाले हैं इस सरकार के और इस बजट के। जी अभिषेक, आपके साथ तमाम लोग तो मौजूद हैं, लेकिन एक पत्रकार के नाते आप लोगों से लगातार एक्सेस में रहते हैं। मैं बहुत सालों से, अभिषेक भी पत्रकारिता कर रहे हैं, कई बजट उन्होंने ऐसे देखे हैं। मुंबई जिसे आर्थिक राजधानी देश की कहा जाता है, और ये कहा जाता है, मैं हमेशा कहता हूं कि बजट का मतलब सिर्फ अपेक्षाएं या खर्चा नहीं है, कमाई भी है। और कमाई के लिए मुंबई जो है उसको माना जाता है कि देश में कमाई का केंद्र है। बहुत बड़े बड़े तमाम, हर बिजनेस हाउस का ऑफिस वहां पर होता है। ये बताएं कि मुंबई में किस तरीके से जब भी बजट आता है तो उस समय का माहौल होता है और बड़े उद्योगपतियों की क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि यहां पर बड़े और छोटे उद्योग, दो अलग अलग सेगमेंट देखने को मिलते हैं जिसको विस्तार से डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन मुंबई में किस तरह का माहौल होता है बजट के समय पर? देखिए, मुंबई की बात करें तो मुंबई चूंकि आर्थिक राजधानी है, इसलिए बजट की सबसे ज़्यादा बजट का जो प्रभाव होता है, जो बिजनेसमैनों पर, जो जॉब क्रिएटर्स होते हैं उनके ऊपर पड़ता है। तो ऐसे में जॉब क्रिएटर्स सुबह से अपने अलग अलग जगहों पर, दफ्तरों पर, चाहे वो CII का ऑफिस हो या फिर इंडियन मर्चेंट चैम्बर हो, इस तरीके के जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बिजनेसमैनों के, वहाँ पर लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और ख़ास करके आज
उनकी निगाहें टिकी होंगी कि सरकार जो नए सेक्टर्स हैं या जिन सेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जॉब क्रिएटर सेक्टर्स हैं, उन पर सरकार क्या रियायतें देती है, किस तरीके से बिजनेसमैनों को रियल एस्टेट सेक्टर पर रियायतें देती है। क्योंकि आज की कंडीशन में सबसे ज़्यादा अगर जॉब क्रिएशन होता है तो वो रियल एस्टेट सेक्टर से होता है। पिछले कुछ समय से रियल एस्टेट सेक्टर वो काफी ज्यादा डाउन। अच्छा अभिषेक, एक बड़ा दिलचस्प चीज मुझे याद आई, मैं चाहूंगा थोड़ा सहयोग आप मेरा उसमें करें आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग मौजूद हैं। फटाफट इनसे पूछें सबसे कि कितने लोग नौकरी के अलावा, सैलरी के अलावा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, या एसआईपी को लेकर, म्यूचुअल फंड को लेकर, जमीन खरीद कर लेकर, कितने लोगों में यह सेंस डेवलप हुआ है कि अपना काम करें या कोई इन्वेस्टमेंट करें, यहां पर जो लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं प्रवीण, हम उनसे पूछते हैं। ये बताइए कि नौकरी करने के बजाय इन्वेस्टमेंट क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं, और इस बजट से उम्मीदें हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा, चाहे वो शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो कहीं ना कहीं ज़मीन में इन्वेस्टमेंट हो, इस तरीके की चीज़ों को। सबसे पहले तो स्टेबिलिटी ज़रूरी है। हमारी जो इनकम है, अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे इनकम तो होनी चाहिए, स्टेबिलिटी जरूरी है। इसलिए फिलहाल हम तो गवर्नमेंट से यही डिमांड करेंगे कि इनकम टैक्स में जो छूट मिलेगी उससे आदमी की सेविंग बढ़ेगी तो आदमी इस चीज़ पे विश्वास करेगा। कैसे देखते हैं एसआईपी और इस सब चीज़ों को? देखिए, बिल्कुल जैसा इन्होंने बताया है, बिल्कुल यही कंडीशन है। जब इनकम ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे। आज आप देख लीजिए, एक स्कूल की ही बात ले लेते हैं। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, देख लीजिए बगल में स्कूल है, सालाना फीस लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए इनकम है साल का, और 2 बच्चे हैं, 2 लाख रुपए स्कूल वालों को दे दिए। 50,000 में आप साल भर अपना घर चला सकते हैं, राशन पानी आप ले सकते हैं, आप दूध वाले को पैसा दे सकते हैं, रूम का रेंट भर सकते हैं, लाइट बिल भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। कैसे चलेगा मिडिल क्लास का घर? कैसे आप इन्वेस्टमेंट को लेकर के, चूंकि ये कहा जाता है कि आप नौकरी करने के बजाय खुद का बिजनेस डेवलप करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। सर, पहले घर चलाएंगे कि पहले स्टेब्लिश होकर बिजनेस करेंगे? आज का जो समय चल रहा है एकदम विपरीत चल रहा है आम लोगों के लिए। अगर सब्सिडी देना है, कोई छूट देना है, तो आम लोगों में गैस, सब्जी सस्ती हो, गैस सस्ता हो, जिससे हमारा घर चलता है, पहले उसमें छूट दे। इन्वेस्टमेंट तब करेगा आदमी जब कुछ कमाएगा धमाएगा तब। इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या प्लान? महंगाई तो बढ़ गया, आदमी के पास नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, महंगा इतना हो गया है, इनकम आदमी का वही है, हर दिन महंगा होते जा रहा है सब कुछ। आप ये बताइए कि आप जो है जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर ज़्यादा फोकस रहता है या फिर काम पर ज़्यादा? सरकार को कैसे देख रहे हैं, इस बजट को कैसे देख रहे हैं? सरकार काबिल लोगों के हाथ में सत्ता है, शासन है, जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हैं कि नौकरी करने के ही मूड में हैं? बहुत प्रकार के लोग हैं, हर क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट वाला इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रोजगार वाले रोजगार कर रहे हैं, हर तरह ठीक ठाक चल रहा है। बिल्कुल जी हाँ अभिषेक, ये बड़ा दिलचस्प रहा। ये जो सवाल था ना, ये इस सवाल में मुझे ऐसा लगा कि मैं एक्सपर्ट से बात कर रहा हूं, क्योंकि वो जानते हैं और ये व्यवहारिक पहलू है। देखिए मेरे साथ रोहित जैन जैसे देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद हैं, अमृतांशु राय जैसे वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं, लेकिन जब आम लोगों को सुनते हैं तो हम गहरी समझ पाते हैं और व्यवहारिक पहलू को ये भी देख पाते हैं कि वो कह रहा है कि हाँ भाई सेविंग हो, 4 पैसा बचे तो 3 पैसा मैं इन्वेस्ट भी कर दूं, और अपने जो जिसको कहते हैं शौक पूरे करना या कोई सपने हो तो उनको पूरे करने की भी अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। कुल मिलाकर घूम फिरकर बात यहां पर आती है कि थोड़ा पैसा होना चाहिए, बचना चाहिए। सरकार का फोकस इस बात पर हो सकता है कि जो कमाई हो रही है उससे थोड़ा पैसा बचे। ये कैसे बचेगा? टैक्स में थोड़ी सी रियायत दे दी जाए, यानी आप जो कमा रहे हैं उस पर जैसे ही टैक्स में रियायत मिलती है, आपके पास कुछ पैसा बचता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये एक तरीका बने। दूसरा तरीका है प्रोडक्शन को मजबूत करना। तो अभिषेक आपका तो धन्यवाद बहुत बहुत, लेकिन हम आपसे लगातार आगे भी बात करते रहेंगे और आपके साथ जो लोग मौजूद थे उनका भी धन्यवाद। रोहित जी, अभी आपने जिन लोगों को सुना, आम लोगों को, उससे समझ में आ गया होगा कि वही बात जो शुरुआत में आपने कही थी कि अगर इनके पास थोड़ा पैसा बचता है तो ये इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। मैं चाहता हूं क्योंकि आपके जैसा एक्सपर्ट यहां पर मौजूद है, थोड़ा आज बजट से पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं कि सही तरीका क्या होता है, लोगों को इसके बारे में किस तरह से सोचना चाहिए। और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ रोहित जी बड़ी छोटी उम्र से सेविंग्स को भी समझते आए हैं, उसको भी प्रैक्टिकली करते और समझते आए, तो थोड़ा सा आप दर्शकों को भी
अपने अनुभवों से फ़ायदा पहुँचाएं? देखिए, मैंने जैसे बोला कि पहले पैसा कैसे बचेगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार को डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में छूट देनी पड़ेगी और जीएसटी ऑन एसेंशियल कमोडिटीज़ कुछ कम करना पड़ेगा, तो पैसा ज़्यादा बचेगा। एक बार जब पैसा बच जाता है तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं? इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो बैंक में पैसा डाल सकते हैं एफडी के रूप में, रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह होता है इसके लिए, बट किसी को ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके लॉन्ग टर्म ग्रोथ करनी है तो एसआईपी से अच्छा तरीका कुछ नहीं है। मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए, 500 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 5000 रुपये हो, हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 से 5 साल वो पैसा डबल होने की पूरी उम्मीद है। जिस हिसाब से देश ग्रो कर रहा है, देश डेवलप हो रहा है, जैसे देश विकसित भारत बन रहा है, सेंसेक्स बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेंगी, अपने आप ही पैसा आपका बढ़ता रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट चाहे छोटी हो, बस सस्टेनेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दिया, हर महीने छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट करेंगे एसआईपी के रूप में। मैं बहुत बड़ा फिलॉसफर हूँ कि एसआईपी ज़रूर करिए, हर इंसान, अमाउंट डज नॉट मैटर, छोटा अमाउंट क्यों ना हो, एसआईपी ज़रूर करिए। 3 से 5 साल में आपका पैसा। और रोहित जी बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने जीवन में भी वो उसके फायदे देख रहे हैं। बहुत फायदा है, निजी तौर पर उन्होंने इसके फायदे देखे हैं, इसलिए वो बार बार इसको रिकमेंड कर रहे हैं। जी, थोड़ा सा ये भी बताएं कि कई लोगों के जहन में ये भी आता है कि बहुत हमको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी या बहुत पैसा लगेगा तब जाकर हम अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे, और हर आदमी के लिए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच या भविष्य में वो सुरक्षित रहे, ये एक बड़ी चिंता होती है। अपना काम तो चल ही जाता है, यानी कहते हैं दाल रोटी चल रही है, दाल रोटी चल रही है, लेकिन इससे इतर भी आदमी के सपने होते हैं। उन सपनों के लिए या आप आने वाले समय में वो पूरी तरह फिनेंशियली एक फ्रीडम की तरफ जाएं और कुछ और सोच पाएं के लिए इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? मैं अपना पहले पुराना वाला जो आपने सवाल पूछा था उसको थोड़ा सा और कंप्लीट कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट जब मैंने बोला, टिप्स पे ना जाएं, जो एसआईपी करनी है वो भारत देश में इन्वेस्ट करिए। भारत देश में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप? निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 का एसआईपी ले लीजिए, BSE 500 का एसआईपी कर लीजिए, वो टॉप कंपनीज है इंडिया की। आपने इन्वेस्ट कर दिया कंपनी में, अगर देश डेवलप हो रहा है तो आपकी ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो रही है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको कंसिस्टेंट 15-18% का रिटर्न आ जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 3 से 5 साल के इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी सेविंग होने वाली है। जी, तो इस पर तो मुझे लगता है किसी दिन शो किया जाएगा। भावना राय जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। भावना जी जानी मानी अर्थशास्त्री हैं और कई मौक़ों पर वो हमारा बड़ा सहयोग करती रही हैं इकोनॉमिस्ट के तौर पर। भावना जी, आपका भी पैनल पर स्वागत करता हूं। आज काफ़ी बातचीत सुबह से हम कर चुके हैं, अभी आप सुन भी रही होंगी, इन्वेस्टमेंट पर बात हो रही थी, आम लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा भाई 4 पैसा बचे तब तो इन्वेस्टमेंट करें। और हो सकता है कि सरकार इस बारे में सोच रही हो, सरकार इस बात को जानती है कि लोगों की बड़ी अपेक्षा है, आजकल बड़े अवेयर हो गए हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, एसआईपी को लेकर, और सैलरी से इतर भी उनके पास कुछ सोर्सेज हों इस बात को लेकर। देश इस वक्त आज की स्थिति में और वर्तमान सरकार की कंसिस्टेंसी, क्योंकि बहुत मौके मिले हैं, 8वां बजट पेश कर रहे हैं वित्त, आप इस लिहाज से देश को कहां पाती हैं और वर्तमान बजट से इस आधार पर क्या अपेक्षा है? जी, वर्तमान बजट से तो बहुत अच्छी अपेक्षा है, स्पेशली मिडिल क्लास को बहुत अपेक्षा है। जो टैक्स स्लैब हमारा 8 के अराउंड नहीं है, 7 लाख तक है, वो एग्जेम्पशन लिमिट अब एक्सटेंड करके 8 लाख के लिए कह रहे हैं। 25% का एक्सटेंशन कह रहे हैं कि 18 से अबव लाख के इनकम के ग्रुप पे। और फीमेल्स को भी बहुत एक्सपेक्टेशन है कि उनके लिए ट्रेनिंग स्कीम होगी। जैसे पिछली बार 300 करोड़ का बजट था, राइट, फीमेल्स के लिए। इस बार फीमेल्स की बहुत एक्सपेक्टेशन है, वीमेंस की बहुत, विवेश को लग रहा है कि इस बार उनके लिए कुछ ऑन जॉब ट्रेनिंग या पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग जो उनके स्किल्स को एनहांस कर पाए, उसके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जरूर करे। सबसे ज्यादा जो टैक्स का फोकस होता है वो मिडिल क्लास, स्पेशली मिडिल क्लास सबसे ज्यादा वेट करती है और मिडिल क्लास को ही सबसे ज्यादा टैक्स का बर्डन पे करना पड़ता है। तो इस हिसाब से मिडिल क्लास बार बार वो कह रहे कि एनहांस टैक्स सिस्टम को आना चाहिए, जो कि आई थिंक 8 लाख से अबव का इस बार जो है कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन दिया जाएगा। और टैक्स लिमिट मुझे लगता है 15 लाख तक, अगर 10 से एक्सपेक्टेशन जो है 10 to 15 लाख के कुछ ना कुछ हमें एग्जाम्पशन दिया जाए, आई थिंक 5% ही होगा या निल हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है जो मिडिल क्लास एक्सपेक्ट कर रहा है।
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखा जाए तो इकोनॉमी जो है ना किस तरह से रिवॉल्व कर रही है, अगर इकोनॉमी इवॉल्व कर रही है तो मिडिल क्लास को जो है ना इतनी दिक्कत नहीं होगी। कॉर्पोरेट टैक्स जो है पहले 35% था, वो जाके 25% हो गया। जिस तरह से गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया है, अगर हमारे भी टैक्सेस को थोड़ा एग्जेम्पशन लिमिट्स को बढ़ा दे तो हमारा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना हाउसिंग लोन जो है, जो कह रहे हैं कि अब 2 लाख से 2.5 लाख तक का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, 2.5 लाख तक हमें एग्जेम्पशन मिल जाएंगे। तो अभी देखना है कि किस तरह से सरकार लेके आ रही। हर बार एक्सपेक्टेशंस तो बहुत होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट को ग्रोथ भी देखना है, सस्टेनेबिलिटी भी देखनी है, जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे हैं उसके हकीकत में हमारा देश कहाँ तक जा रहा है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, जो इंटरनेशनल लेवल्स पे जो सब प्राइम लेंडिंग्स का इशू है, हम उससे कहाँ तक उसको अलाइन कर पाते हैं, बजट उस तरह से डिवाइड करें। जी, आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही थी और देखिए ये भी क्या खूबसूरत तस्वीर है कि 2 ताकतवर चेहरे, यानी जब वित्त मंत्री मिलती हैं महामहिम राष्ट्रपति से, दोनों महिलाएं हैं और ये मुलाकात भी बताती है कि देश जो है वो महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा है। जाहिर तौर पर महिलाओं की अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है। इस पर हम रोहित जी से बात भी कर रहे थे कि क्या महिलाओं को कोई विशेष छूट, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि चाहे व्यवसाय के दृष्टिकोण से हो या अन्य क्षेत्रों में महिलाएं बिल्कुल कंधे से कंधा ही नहीं बल्कि कई मामलों में बहुत आगे भी दिखाई पड़ती हैं। चाहे विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मैं देखता हूं बहुत सक्सीड कर रही हैं, उसी तरह से काम कर रही हैं बाजार में जैसे कभी पुरुष प्रधान ये हुआ करता था मार्केट, लेकिन अब स्थितियां बहुत बदली हैं। तो महिलाओं की अपेक्षाएं और एनकरेजमेंट मिले उनको, क्योंकि उनके ऊपर दोहरी चुनौती होती है, घर का बजट भी चलाना है और फिर ये जो बजट आता है व्यावसायिक दृष्टिकोण से, इस बजट में अपनी संभावनाओं को भी तलाशना है। तो इसमें महिलाओं को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने की तरफ भी सरकार का ध्यान होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अनुज भी मेरे सहयोगी लखनऊ से मौजूद हैं। लखनऊ में भी कई लोग हैं जिनकी बड़ी अपेक्षाएं हैं इस बजट को लेकर। तो अनुज, कहां पर आप मौजूद हैं, कौन लोग आपके साथ हैं, बजट से इनकी क्या अपेक्षाएं बताएं जरा। बिल्कुल प्रवीण जी, मेरे साथ मध्यम वर्ग के भी लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग साथ भी जुड़े हैं और इस बजट को लेकर यूपी को भी काफी उम्मीदें हैं कि कितना यूपी के हिस्सेदारी में कितना बजट आएगा। पर बात कर लेते हैं व्यापारी वर्ग से कि क्या सब इस बार जो बजट देख रहे हैं किस तरह देख रहे हो, क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? जो आपने यूपी की बात कही, मुझे लगता है कि भारत की जनसंख्या के हिसाब से यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है। 29 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो मुझे लगता है कि इस बार वित्त मंत्री जी उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से कुछ ना कुछ करेंगी। और व्यापारी समाज की जहां तक बात है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के कृषि क्षेत्र को, भारत के उद्योग क्षेत्र को, भारत के व्यापार क्षेत्र को बिना आगे बढ़ाए हुए ये संभव नहीं है। तो व्यापारियों के लिए इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए ई कॉमर्स पॉलिसी की आवश्यकता है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस बजट में ई कॉमर्स की पॉलिसी आएगी, रिटेल ट्रेड की पॉलिसी आएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार वाले वित्त मंत्री से मांग करता है कि जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उन सभी लोगों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलना चाहिए, ताकि जो लोग टैक्स नहीं देते उनसे कुछ वो अलग रहे, उनको कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए। बच्चों के एडमिशन में उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, एयर टिकट में और रेल टिकट में उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और इनकम टैक्स को 15 लाख रुपए तक का बिल्कुल क्लियर कट, उसमें कोई इन्वर्टेड कॉमा, कोई फुल स्टॉप ना हो, उसमें कोई ब्रैकेट ना लगा हो, वो 15 लाख तक की इनकम पूरी तरीके से फ्री होनी चाहिए, ताकि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े। परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से भारत के उद्योग और व्यापार आगे बढ़ेंगे। तमाम पैसा आज भी भारत में डंप पड़ा हुआ है, देश की जनता का पैसा निकालने की आवश्यकता है। और अभी 140 करोड़ की आबादी में मात्र 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जिसमें भी 30% लोग केवल टैक्स देते हैं, 70% नील का दाखिल करते हैं। तो सरकार को इस बात की चिंता करनी कि अधिक से अधिक लोग टैक्स देवें। हाँ, दूसरी बात, टैक्स स्लैब कुछ छूट को लेकर हमेशा मध्य वर्ग रहता है, इस बार फोकस महिलाओं का है और मिडिल क्लास को लेकर है और रोजगार को लेकर है। ऐसे में रोजगार के लिए एआई सबसे बड़ी चुनौती, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एआई चुनौती नहीं है, हमको उसको उस तरीके से देखना चाहिए कि इंडिया में स्किल की कमी है। तो अब जो जमाना आ रहा है उसमें आपको हाईएस्ट स्केल ऑफ स्किल चाहिए। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा। इसके लिए दो चीज़ों के ऊपर सरकार को काम करना बहुत ज़रूरी है। एक एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन की बात हम नहीं करते हैं, क्वालिटी इन एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। आज की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एजुकेशन का स्टैंडर्ड उनको इम्प्रूव करना चाहिए। साथ में जो स्किल डेवलपमेंट है इसके ऊपर बहुत फोकस करना है कि इंडस्ट्री रेडी पीपल हम लोग तैयार करें। जैसे हमारे पास एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है इंडिया के पास, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसका रिवैम्प करना ज़रूरी है। उसको आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट होना
चाहिए, जिससे कि वहां से जो कोर्सेज करके जो लोग बाहर निकलते हैं उनको डायरेक्टली इंडस्ट्री के अंदर हम इंडक्ट कर सकें। जी अनुज, मैं आपका धन्यवाद करूं। उससे पहले क्विक कमेंट, अगर आप और कुछ लोग बाकी हैं उनसे लेना चाहें तो ले लें, क्विक कमेंट। आज हम लोग जो है बहुत उम्मीद के साथ, कमेंट बताइए, एक शब्द में बता दीजिए, मतलब क्या उम्मीद है आपको? आज हम लोगों को बहुत उम्मीद है इनसे कि बजट व्यापारियों के हित में होगा और महिलाओं के हित में होगा। आप कैसे देखते हैं इस बजट को? बजट के अंदर ये है कि रिटेल ट्रेड जो समाप्त हो गया है, तो हमको ये संभावना है कि रिटेल ट्रेड की बढ़ोतरी करिए, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी। ई ऑनलाइन और ई कॉमर्स ई कॉमर्स और ऑनलाइन को लेकर आपको क्या उम्मीद है इस बार? उम्मीदें तो बहुत है, अब देखते हैं कि क्या बजट हम लोगों के हित में होता है, बस यही देखते हैं। तो उम्मीदें बहुत सारी हैं केंद्र सरकार के इस बजट को लेकर। देखते हैं कि यूपी की हिस्सेदारी में क्या बजट आता है। मैं दोबारा आऊंगा, इन लोगों से बातचीत हम बाद में भी करेंगे। अनुज, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बातचीत करवाई। लखनऊ में कई व्यवसायी, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी अपेक्षाओं को रखा है, और यहाँ पर देखिए आप किस तरह, मैंने जैसा कहा पहले भी, उत्सव सा एक माहौल होता है आज के दिन। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट जो है उसकी बैठक जारी है, और बजट को कैबिनेट से पहले मंजूरी मिलती है। गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीरें आपको दिखाई थी, वो भी पहुँच चुके हैं। राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद हैं, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थोड़ी देर में बजट पेश करने वाली हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स और सहयोगी लगातार आप तक लोगों की अपेक्षाएं पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी हैं मृगांक प्रभाकर, बिजनेस को काफ़ी कवर करते रहे हैं, बहुत सारे लोगों से उन्होंने बातचीत हाल के दिनों में की और आप तक अपेक्षाएं व्यवसाय जगत की पहुंचाई। इस वक्त भी मेरे साथ मौजूद हैं। मृगांक, कहाँ पर आप मौजूद हैं, कौन लोग आपके साथ हैं और क्या अपेक्षाएं उनकी बजट से? आज तो मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और उसमें तमाम सेक्टर्स के लोग मौजूद हैं, और आशा ये की जा रही थी कि किस किस सेक्टर से किस किस क्या क्या उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि जो विकसित भारत का जो पूरा परिकल्पना है प्रधानमंत्री की, वो कहीं ना कहीं इस बजट में रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन 2-3 विषय हैं जिसके ऊपर लगातार हम चर्चा भी कर रहे थे। कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं, जिसमें बिहार में भी चुनाव होना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार ये 8वां बजट पेश कर रही हैं वित्त मंत्री। तो आम आदमी की आशाएं इस बार बहुत ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं टैक्स सिस्टम में एक रिलीफ उनको मिलता हुआ दिखाई दे। तो बात करने के लिए हमारे साथ जो है चार्टेड अकाउंटेंट आशीष नेगी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, 2 बातें और बड़ी संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूँगा, तमाम सेक्टर्स के लोग भी हमारे साथ हैं। पहला कि टैक्स सिस्टम में इस बार रिबेट मिलने की कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इनकम टैक्स में जो रिबेट की लिमिट है, रिबेट की लिमिट को अभी जैसे 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है जिनकी 7 लाख तक इनकम है, तो हो सकता है कि 8 लाख या 8.5 लाख तक कर दिया जाए। शायद इसलिए कि रूरल एरियाज में कंजप्शन बढ़ गया, अर्बन एरियाज में कंजप्शन कम हो गया, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए ताकि जो ग्रोथ रेट दिखाई दे रही है साफ तौर पर उसमें कुछ बढ़ोतरी नजर आए। बिल्कुल, लोगों के पास जब पैसा होगा कंजम्पशन बढ़ेगा उससे, और उससे अर्थव्यवस्था में विकास आएगी, ऐसी उम्मीद है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि उम्मीद ये की जा रही है कि बिहार में चुनाव होने हैं, तो क्या बिहार के लिए वित्त मंत्री पिटारा खोल देंगी अपना पूरा सौगातों का? देखिए, सबसे पॉजिटिव साइन तो ये है कि आज वित्त मंत्री जी बिहार के मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहन के आई हैं, तो मिथिला पेंटिंग की साड़ी से ही हमें लग रहा है कि बिहार के लिए काफ़ी उम्मीद है, और बिहार के तरफ से काफ़ी डिमांड की गई है। 60,000 रुपये। जी जी, मैं और लोग एक और आपसे एक और इंट्रोड्यूस करता हूँ। हमारे साथ जो है रेलवेज के ऊपर बात करने के लिए गुप्ता जी, एक मिनट आपसे बात करना चाहता। गुप्ता जी है, मेगा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, ये बताया गुप्ता जी, रेलवेज के लिए कुछ खास होने वाला है इस बार? बिल्कुल खास होगा, पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ खास होगा। हमें कई नई लाइनें जो मेट्रोज की हैं और आरआरटीएस की स्टार्ट हो सकती हैं। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर रहा है, तो रोजगार एक सबसे बड़ी समस्या, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि रेलवेज की जितनी लाइन बिछेंगी उससे कहीं ना कहीं जो है जनरेशन होगा रोजगार का। बिल्कुल जनरेशन होगा, इससे हमें सभी तरह के जो वर्कर्स हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, चाहे फोरमैन्स हैं, सभी लोगों को इसमें उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा बजट में। बिल्कुल दिखाई देगा। मैं प्रवीण आपको एक और इंट्रोड्यूस कराता हूं। ग्रीन एनर्जी पर सरकार का काफी फोकस रहा है, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। सात्विक एनर्जी से हमारे पास ग्रीन एनर्जी से हैं। ग्रीन एनर्जी पर सरकार का कुछ स्पेशल फोकस इस बार रहने वाला है, क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि 2030 तक सारी गाड़ियां, लगभग सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील हो जाएंगी, ऐसी सरकार की कल्पना है। क्या लगता है, क्या फोकस रहने वाला है ग्रीन एनर्जी में? मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जोर रहेगा, और एनर्जी पे तो बहुत ही ज़्यादा जोर रहना चाहिए, बिकॉज एनर्जी में इंडिया बहुत इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत महंगे हैं आज की तारीख में, इतना आसान नहीं है क्योंकि बैटरी नहीं बना रहे हम।
देखिए, जब शुरुआत में हर चीज़ें महंगी होती हैं, इट्स अ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कि जब आप शुरुआत करते हो किसी चीज़ का तो महंगा होता है, पर धीरे धीरे सस्ता होता जाता है। अब हर चीज़ में देखोगे, हर सेक्टर में देखोगे, बट हमें लगता है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ की भी बात कर रही है और वो दे भी रहे हैं, तो इसको प्रायोरिटाइज करने की बात कर। एक बड़ी चुनौती ये है कि लगातार कहा जा रहा है कि जो ग्रोथ रेट में जो कमी आई है उसमें कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पूरी नहीं होती, केवल 1.5% हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बाकी तो ये असेंबली टाइप का है। क्या पीएलआई जो इंसेंटिव स्कीम है वो इस क्षेत्र में भी जाएगी, क्योंकि केवल 14 सेक्टर्स उसके अंदर इंक्लूड है, तो क्या इसमें एक्सटेंशन आ सकता है उस चीज़ का? पीएलआई जो पहले आया था उसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये पूरा वैल्यू चेन को देख रहे थे, पॉलीसिलिकॉन टू मॉड्यूल, और उसको वापस हमारा एक एक्सपेक्टेशन भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उसको वापस लेके आएँ और इस पे काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस बार बजट में कुछ बोलेंगे वो ऐसा। तो प्रवीण, देख रहे हैं तमाम सेक्टर्स की, तमाम लोगों की जो है तरह तरह की जो है आशा है और वो चाहते हैं। मृगांक, बड़ा ही दिलचस्प रहा है। अभी अगर और बात करना चाह रहे हैं तो और कर सकते हैं आप। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। आप जहां पर मौजूद है, फिक्की, सीआईआई, ये सब सारे उद्योगपति इकट्ठा होते हैं, एक उत्सव का माहौल है। कुछ और अपेक्षाएं हैं, कोई और व्यक्ति आपको दिखते हैं तो मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में अमृतांशु जी भी मौजूद हैं, लगातार वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। रोहित जैन साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। भावना जी मौजूद हैं। अमृतांशु जी, बड़ा इंटरेस्टिंग एक कमेंट आया कि मिथिला प्रिंट की साड़ी पहनकर आई हैं तो पॉजिटिव संकेत है। ये भी देखिए ऑब्जर्वेशन की बात होती है, जो जानते हैं वो छोटी छोटी चीजें पकड़ते हैं। चुनाव कितना दिखाई देता है जब भी बजट होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एस्पिरेशंस के साथ साथ आपको थोड़ा राजनीति का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये बिल्कुल इस बार दिल्ली और बिहार दोनों पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नजर तो रहेगा ही, लेकिन दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, दोनों का अपना अपना सेगमेंटेशन है। तो वैसे भी बजट पूरे देश का है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे पूरे देश का हर एक हिस्सा उसमें शामिल होगा, तो बिहार भी और दिल्ली भी शामिल होगा। और जब बिहार और दिल्ली शामिल होगा तो हम पत्रकार जो हैं बिहार और दिल्ली को निकाल करके खबर बना लेंगे। वास्तविक रूप में ये तो पूरे देश का एक्सरसाइज है और इसमें सभी राज्यों का आएगा, लेकिन जब खबर हम बनाएंगे दिल्ली या बिहार पे, तब बाकी प्रदेशों पे खबर नहीं बनेगी कि उनको क्या क्या मिला। जी हाँ, हालांकि देखिए हम अभी इस चर्चा पर गए नहीं थे। दिल्ली को लेकर तो हम ये जानते हैं आचार संहिता है, बिहार को लेकर संभावनाएं हैं, लेकिन आपने देखा एक मेहमान जिनसे हम बातचीत कर रहे थे वो जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया और बड़ा दिलचस्प लगा कि मिथिला प्रिंट की साड़ी पहनकर आज आई हैं तो ये एक संकेत देता है। उसको तुरंत पकड़ लिया, यानी बिहार का व्यक्ति जो होगा वो तुरंत इस बात को पकड़ लेगा कि आज एक संकेत दिया गया है। अब ये क्यों है, ये इत्तेफाक भी हो सकता है। भावना जी, यहाँ पर एस्पिरेशन, ये बात सही है अमृतांशु जी कह रहे हैं कि पूरे देश की अपेक्षाएं हैं, पूरे देश के लिए ये बनाया जा रहा है। मेजर फोकस, हम मोटी मोटी बातें तो कर लेते हैं कि मझोले छोटे उद्योग एमएसएमई पर फोकस रहेगा, स्टार्टअप पर हमेशा बात करते हैं, युवाओं पर फोकस रहेगा, बेरोजगारी पर फोकस रहेगा, लेकिन हमारी इकोनॉमिक्स में वर्तमान दौर पर ग्रोथ एक तो कंसिस्टेंट बनी हुई है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। इन दोनों को देखते हुए कौन सी बातें ऐसी है जो आपको लगता है अपरिहार्य है और जिन पर भारत सरकार का और वित्त मंत्री का विशेष ध्यान रहता है? जी, अपरिहार्य तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बात अपरिहार्य है या फिर उसको कहे कि वो लाइन नहीं है, एक हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 6.4 पे आ गया है और 4 सालों में सबसे कम है। पहले प्रेडिक्शन था, IMF ने प्रेडिक्ट किया कि 8.2% होगा। तो इस बात से सबसे जरूरी था कि गवर्नमेंट किस तरह से फोकस करेगी कि 8.2 होके हमारा जो है ग्रोथ रेट हो जाए। 6.4 बहुत बड़ा बिग चैलेंज है। फिस्कल प्रूडेंस भी करना, रेवेन्यू डेफिसिट को भी कंटिन्यू करना, उसको बढ़ने नहीं देना। कैट भी हमारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड को किस तरह से गवर्नमेंट अलाइन करती है। और देखा जाए तो हमारा जो $1 इज इक्वल टू 86 रुपीज हो गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हम कहते तो है कि हमारी ग्रोथ में कंसिस्टेंसी है, लेकिन बीइंग इकोनॉमिस्ट हमें समझना होगा कि हमारा रियल जीडीपी ग्रोथ रेट किस तरह से अलाइन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या है, एग्रीकल्चर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, आने वाले टाइम में क्या हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर पाएंगे, क्या हमारे पास टैक्स जीडीपी रेशियो जो अब पहले हमारा 40.5% हुआ करता था,
अब वो घट के 16.5% हो गया है, वो बढ़ता जा रहा है टैक्स जीडीपी रेशियो। इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ गया है, वो ठीक नहीं है हमारे देश के लिए। अगर क्रिटिकली हम एनालाइज करें सारी स्टेट ऑफ इकोनॉमी को, तो हमें ये समझ में आएगा, कहना बहुत आसान है कि हमने डोमेस्टिक स्पेंडिंग को बढ़ा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने ये इंक्रीज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ रहा है। बट अगर देखा जाए, अगर इस तरह का टूरिज्म पे हमने बहुत फोकस कर दिया। अभी जो कल का हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें कह रहे हैं कि 7.1% का ग्रोथ है। अगर 7.1% का बाकी अलाइड सेक्टर जगह लोग जा रहे हैं और अपनों को ढूंढ रहे हैं। बेटा माँ को ढूंढ रहा है, बेटा पिता को ढूंढ रहा है, कोई नानी को। जी भावना जी अपनी बात पूरी करें। 7.5% तक आपकी बात आई थी। हाँ, मैं ये कह रही थी एक पॉइंट कि 6.4% पे है हमारा ग्रोथ रेट अटक गया है, 4 साल में सबसे लोएस्ट है। तो गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा चैलेंज कि हम उसको किस तरह से फिस्कल प्रूडेंस में किस तरह से हम स्पेंडिंग बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम किस तरह से बढ़ाएं ताकि हमारा जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन वो बढ़े। हम अगर इम्पोर्ट हमारा कॉस्टलियर हो जाए, हम कहते हैं कि हमारा जो है डॉलर जो है उसकी वैल्यू जो है डेप्रिशिएट हो रही है, अपनी इकोनॉमी जो है रुपीस की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है कंपेयर टू डॉलर। कहाँ पहले 40 to 45% 2014 की बात देखिए। अगर हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हम बजट को देख रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि 10 साल पहले क्या था और अब 10 साल बाद क्या स्थिति आ रही है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें कहाँ एरिया से, जो ग्रे एरिया से जहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स उसको, उसके कंजम्पशन को किस तरह से बढ़ाएं कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है, आप इकोनॉमिस्ट हैं और सच पूछिए तो मैं भी उन सामान्य लोगों में हूं जिनके विषय में मैं बात कर रहा हूं कि जब भी आप ये 7% जीडीपी का ये हो रहा है, इन्फ्लेशन का ये हो रहा है, जब भी बोलते हैं सर के ऊपर से बात जाती है कि यार भाई परसेंटेज का जो है क्या लेना देना। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जब पॉलिसीज को बनाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जब कोई डिसीजन लेना होता है और इसी के आधार पर पूरे देश का आकलन किया जाता है। मेरी ऐसी सोच रहती है भावना जी आमतौर पर कि आप इकोनॉमिस्ट हैं तो आप अपना बजट भी बहुत अच्छे से बनाती होंगी, ऐसा होता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा मिनिमल कंजम्पशन पे बिलीव करती हूँ और मैक्सिमम आउटपुट पे। रिसोर्स एलोकेशन पे इकोनॉमिस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं, राइट? हेलो जी आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं आपको। जी हेलो जी तो इकोनॉमिस्ट जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं एंड मिनिमम एक्सपेंसेस। इनिशियली तो आपका जो है इंटरेस्ट रेट या जो आपका इनिशियली जो बजट है वो आउटपुट कॉस्ट वो बढ़ता है, लेकिन वंस यू रीच द स्केल, जिसको हम इकोनॉमिक्स में इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं, वो अगर हमारा जो है स्ट्रॉन्ग हो गया, जहां रियल आउटपुट जो है हमारा इंक्रीज करने लगा और जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो डिक्रीज करने, तो मैं इस तरह का बजट अपने घर के लिए भी, अपने ऑफिस के लिए भी, हमारे जो आसपास के लोग हैं इंटरेस्टिंग चलाते। अच्छा, मैं ये सोचता था कि इकोनॉमिस्ट जो है वो पढ़ाने लिखाने तक या आंकड़े बताने तक तो रखते होंगे बजट, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आता था कि आप सब सारी दुनिया का इकोनॉमी को आप समझ रहे हैं। जैसे रोहित जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सबका हिसाब किताब रखते तो अपना हिसाब किताब तो और मजबूत रखते होंगे। अच्छा, कुणाल गुप्ता जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वो भी जाने माने अर्थशास्त्री है। कुणाल जी ये मुझे कुणाल जी आप मुझे बताएं कि किस तरीके से आप अपना बजट बनाते हैं और एक सामान्य आदमी का बजट और देश का बजट, इन दोनों को कहां सिंक करके देख सकते हैं? डॉक्टर तिवारी, मेरे ख्याल से एज एन इकोनॉमिस्ट या जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन के हेड रहते हैं तो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के ऊपर फोकस रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारा जो यूनियन बजट है वो उससे बहुत परे है। हमें 5-6 चीजों को फोकस करके चलना पड़ता है। पहला कि क्या हम सही तरीके से इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, जैसे हमारा जो विकसित भारत का जो एम है 2047 तक, वहां तक पहुंचने के लिए हम क्या सब्सिडीज दे रहे हैं, क्या फोकस सेक्टर्स रख रहे हैं, क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं, पुश थ्रस्ट क्या दे रहे हैं, क्या फोकस एरियाज हैं हमारे, उनको फोकस करते हुए कि हमारी पॉलिसीज आज जो हम डिसाइड करेंगे उनका अगले 10 साल 15 साल तक क्या फोकस रहेगा। कमिंग बैक, एक पहले मिडिल क्लास से शुरू करते हैं कि मिडिल क्लास के लिए क्या पॉलिसीज हमारी रहेंगी, क्या हमारे बजट का फोकस एरियाज हैं, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जानने की जरूरत है मिडिल क्लास है कौन। मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास अलग है, रूरल मिडिल क्लास अलग है।
अर्बन मिडिल क्लास में आपके पास लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है। सो कहीं ना कहीं 3 लाख रुपए से 50 लाख रुपए कमाने वाला मिडिल क्लास में आता है। उसको सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या करता है? गवर्नेंस करता है, जिसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने काफी अच्छा काम करा है विद रिस्पेक्ट टू डिजिटलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज प्लस गवर्नमेंट टेक जिस तरीके से आपको दिया जाता है। दूसरा मेजर इम्पैक्ट है हमारे को पावर का, पावर, रेलवेज जो आदमी यूज करता है डे टू डे बेसिस पे क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए। फिर है एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के ऊपर हम लोग कई सालों से बात करते आ रहे हैं। इनफैक्ट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें था कि जीडीपी का लगभग 6% हम एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करेंगे। कहीं ना कहीं आज वो 1.5% पे पड़ा हुआ है, जिसमें भी प्राइमरी एजुकेशन का बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस चाहिए गवर्नमेंट का, ताकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन में उसकी मदद हो सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन में कहीं ना कहीं हाई क्वालिटी का जो बंदा है वो मिल सके। आज डिजिटलाइजेशन में भारत आगे बढ़ के भी पीछे रह गया क्योंकि कहीं ना कहीं हाई स्किल टैलेंट अवेलेबल नहीं है। देन एजुकेशन एक एरिया हो गया, हाउसिंग एक एरिया हो गया। आज की तेज बढ़ती हुई दरों के हिसाब से, बढ़ते हुए प्राइसेस के हिसाब से गवर्नमेंट का कोई भी कैसा भी कंट्रोल नहीं है कि कहाँ प्राइस जा रहे हैं, कहाँ प्राइस नहीं जा रहे हैं। 5 लाख रुपए कमाने वाला, पैसे कमाने वाला आदमी अर्बन में कोई 60-70 लाख रुपए का 2 बेडरूम या 1.5 करोड़ रुपए का 3 बेडरूम कैसे खरीदेगा? सो जो अफोर्डेबल स्कीम्स आई थी वो भी अब अनअफोर्डेबल होती जा रही है क्योंकि जमीनों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो जैसे हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हमने देखा था डीडीए कभी MIG लाता था, कभी LIG फ्लैट्स लाता था, कभी HIG फ्लैट्स लाता था। आज वो प्राइवेट प्लेयर के थ्रू आते हैं तो उस पे प्राइसेस आर ओपन मार्केट के हिसाब से। वाह, तो ये देखिए कुणाल जी, हमने जब शुरुआत की थी तो कंज्यूमर की ताकत या खरीदने की ताकत, बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाना, ये एक मकसद है किसी भी इकोनॉमी के फ्लरिश होने के लिए। आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें और चुनौतियां सामने रखी हैं। एक चीज ये भी बताइए कि हमने एक चीज डिस्कस की कि कंसिस्टेंसी बनी हुई है, और कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि एक ही वित्त मंत्री 8वीं बार बजट पेश कर रहे हैं। अमृतांशु जी ने यह भी कहा कि ये उम्मीद है कि आने वाले भी जो बजट होंगे, 3-4 बजट का जो अवसर मिलेगा वो भी उन्हीं को मिलेगा। तो ऐसा हो जाएगा कि ये इतिहास अपने आप में बनेगा। एक ही व्यक्ति, एक ही सरकार अगर बजट पेश कर रही है तो उसके आउटकम जो है वो कैसे देखते हैं? यानी आप पिछले कुछ दौर के बाद से आज के दौर में क्या बाइंग कैपेसिटी में कोई बेहतरी देखते हैं, या आने वाले समय के लिए कोई एक ऐसा बेस बनता हुआ देखते हैं कि आने वाले समय में हम सचमुच में खरीदने के लिहाज से, अच्छा जीवन जीने के लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं? जी, बेसिकली मैं ये देखता हूँ कि इंडिया कहीं ना कहीं, जैसे आप ये जो न्यू टैक्स रिजीम है और ओल्ड टैक्स रिजीम है, उसमें जो गवर्नमेंट ने बहुत साल पहले, ये जो लगभग 5 साल पहले जो चेंज करा था, टैक्स को बाइफरकेट करा था ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम में। जो न्यू रिजीम है वो प्योर प्ले कंजम्पशन की तरफ है, कंजम्पशन इकोनॉमिक्स बढ़ाने के लिए है। जैसे हमारा पुराना जो हमारे देश का थीम रहा है वो है सेविंग्स ओरिएंटेड की तरफ, लेकिन जो हमारा जो करंट बजट है या करंट टैक्स स्लैब्स हैं, दे आर कंजम्पशन ओरिएंटेड कि भाई आप वो 2.5 लाख रुपए भी मत बचाओ, आप वो 2.5 लाख रुपए भी स्पेंड कर दो। हम लोग जब इनकम टैक्स की बात करते हैं, मिडिल क्लास की बात करते हैं, हमें लगता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ जाए या टैक्स स्लैब बढ़ जाए, उससे क्या है हमारी जेब में 10-15 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा आएगा। बहुत बड़ा अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि कुछ छोटा अमाउंट है। आप 140 करोड़ में लगभग आपका अर्बन एरियाज में लगभग 67% आपका मिडिल क्लास है, तो करीबन 50-60 करोड़ लोगों के लिए अगर आप 10,000 रुपए भी बढ़ा रहे हो, बहुत बड़ा अमाउंट बैठ जाता है परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से उससे ज्यादा जो आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज है, हाउसिंग है, हेल्थ केयर है, इंश्योरेंस है, एजुकेशन है, ये जो प्रोफेशनल्स आप निकल के आते हैं, लॉयर, स्टूडेंट, स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जिसकी बहुत सख्त जरूरत है इस देश में। वर्किंग वुमेन हॉस्टल की अनाउंसमेंट हुई थी बजट्स में। मेरे हिसाब से जो मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में जो स्कीमें अनाउंस करी हैं, 10-11 साल में जो स्कीमें अनाउंस करी हैं, कहीं ना कहीं इनको एक थिंक टैंक बनाना चाहिए, कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट भी आपका मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। रोहित जी, इस पे थोड़ा सा एक चीज ऐड ऑन करिए। किस तरह की इंडस्ट्रीज और कौन सी चीजें जो हैं वो ज्यादा आपको लगता है कि अभी हमारे वर्तमान दौर में युवाओं के लिए ज्यादा संभावनाओं से भरी हो सकती है? इंडस्ट्री की तो मैं बात करूं तो एजुकेशन स्पेस, हेल्थ केयर स्पेस, एंड कोई भी इंडस्ट्री जहां पर ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो सकता है, वहां पर सरकार को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। जी, सरकार को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और आप जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या सलाह देंगे कि ये इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर इनसे जुड़े हुए हैं तो इन पर फोकस ज़्यादा करिए, जो क्योंकि आप देखते भी होंगे कई लोगों को
कि वो काम ठीक से कर पा रहे हैं या उनको ज़्यादा अवसर मिल पा रहे हैं? जो लोग इस स्पेस में हैं उनको भी अपना स्किल सेट बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा है कि पुराने तरीके से काम करने से बात नहीं बनने वाली। मैं सबको यही बोलता हूँ, जो भी जिससे भी मैं मिलता हूँ, कि अपना स्किल सेट बढ़ाओ अगर और इसमें जॉब क्रिएशन करनी है और अपने आप को आगे बढ़ाना है तो। जी, अभी आपने हमारे सहयोगी मृगांक को सुना था, लाइव मेरे साथ अभी भी बने हुए हैं, लगातार वो व्यवसायियों से बातचीत कर रहे हैं, ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर बहुत सारे देश के जाने माने व्यवसायी मौजूद हैं। और थोड़ी देर पहले उन्होंने कई अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से बातचीत की, तो वो भी सुनवाते हैं। मंत्री संसद के पटल पर रखेंगी और इस बार उम्मीद की जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट है। अमित जी, क्या लग रहा है बजट के अंदर क्या क्या खास रह सकता है? बजट के अंदर क्योंकि मैं एविएशन सेक्टर को बिलोंग करता हूं, तो मैं एविएशन सेक्टर के बारे में ज़्यादा बता सकता हूं। एविएशन सेक्टर इंडिया में काफ़ी ग्रो कर रहा है। एयरपोर्ट्स काफ़ी हैं, नए एयरपोर्ट्स आने वाले हैं, नवी मुंबई और जेवर एयरपोर्ट। एयरक्राफ्ट लीजिंग फाइनेंसिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अभी 1000 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है जो कि पिछले 4-5 सालों में अलग अलग एयरलाइंस को आएंगे यहाँ पे। तो एक बजट में उम्मीद ये है कि एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग के ऊपर, एयरक्राफ्ट लीजिंग के ऊपर कुछ ना कुछ होगा। हो सकता है एयरक्राफ्ट लीजिंग फाइनेंसिंग के लिए कोई नए रूल्स बनाए जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में इंक्लूड करा जाए। जी, एटीएफ अभी वैट में है, अभी जीएसटी में नहीं है। तो ये इंडस्ट्री की काफ़ी सालों से डिमांड है कि एटीएफ को जीएसटी में लाना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया। हमारे साथ अब्निकांत झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये होना ही चाहिए सर, क्योंकि एनर्जी इज़ द बिग रिक्वायरमेंट इफ़ यू वांट टू ग्रो 8% GDP. Right, and energy is something India and Modi ji perhaps looking very aggressively to pursue it further and to develop made in India concept also. There is a lot of policy push towards this sector. तो वो काफ़ी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। सरकार काफ़ी पहले से ही पुश कर रही है पॉलिसी को इन फेवर ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। अब जैसे बहुत सारी तमाम पॉलिसीज़ लेके आए हैं, जैसे 1 जून 2026 से वो ऐसा प्रोविज़न लेके आ रहे हैं जिसमें सेल को आपको इंडिया में ही प्रोड्यूस करना है, ठीक है, उसके बिना आप बिड नहीं कर सकते सरकारी कंपनियों के उसमें इलेक्ट्रिसिटी में। आवर कंट्री इज़ ग्रोइंग इन अ रैपिड पेस, ठीक गति से चल रहा है। लास्ट बजट में हमने रेलवे एलोकेशन भी बहुत किया था, लेकिन दैट वाज नॉट गुड इनफ फॉर द वेरियस सेक्टर्स, बिकॉज करंटली वी आर हैविंग नियरली 850 kilometers of track kilometers already running for various metros in 30 cities almost. We want that many sectors are still, many locations are still untouched, many cities are still untouched. So अभी जैसे NCRTC ने ये दिल्ली टू मेरठ कॉरिडोर शुरू किया है, इसी प्रकार से अलवर और पानीपत की लाइनें अभी आनी बाकी हैं। उनके लिए एलोकेशंस अगर इसमें ईयर मार्क्ड हो जाए तो दैट बजट विल बी हेल्पिंग दी एंड गिविंग इम्पिटस टू द रेलवे सेक्टर्स। गुप्ता जी, आपको लगता है कि इस बार बजट में रेलवे के लिए कुछ खास होगा, नई ट्रेन चलाई जाएंगी या नए प्रोजेक्ट्स के लिए जो है घोषणा की जा सकती है? आपको लग रहा है कुछ ज्यादा एलोकेशंस दिखाई दे रहे हैं इसमें? या वी आर होपफुल एक्चुअली, बिकॉज इस गवर्नमेंट का हमेशा से प्रायोरिटी रहा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, चाहे रोड्स हो, हाईवेज हो, रेलवेज हो। तो जैसे अभी हमारा बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है मुंबई अहमदाबाद, एंड अनदर 7 रूट्स का ऑलरेडी DPR बन चुका है। सो इसमें ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ है पैसेंजर्स के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। तो हमें लगता है कि इसके लिए किसी न किसी और लाइन के लिए, जैसे वाराणसी वगैरह, अयोध्या वगैरह, जिसमें काफ़ी फुटफॉल्स है, इसके लिए एलोकेशन हो सकता है इस बजट में। और इस बार रेलवे में कुछ ज़्यादा ही एलोकेशंस दिखाई दे सकते हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ मृगांक प्रभाकर, भारत एक्सप्रेस। तो आप देख रहे हैं व्यवसाय जगत के लिए एक उत्सव से कम नहीं होता है आज का दिन, और उसकी तैयारियां आपको लखनऊ में भी दिखाई, मुंबई में भी दिखाई, आप दिल्ली में देख रहे हैं किस तरह से तमाम व्यवसायी हमारे सहयोगी मृगांक के साथ मौजूद हैं। मृगांक मेरे साथ लाइव बने हुए हैं, रोहित जैन साहब बने हुए हैं, अमृतांशु जी हैं, भावना राय हमारे साथ बनी हुई। भावना जी, एक चीज़ जो मैं रोहित जी से पूछ रहा था वो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, कौन से अमृतांशु जी और रोहित जी हमारे साथ मौजूद है, भावना जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन मृगांक मैं आपके पास आना चाहूँगा। अभी ये बातचीत हमने सुनी जो आप तमाम व्यवसायियों से कर रहे थे, मुझे ये बताएं कौन से सेक्टर्स हैं इस बार जिनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं बजट से,
और ख़ास तौर पर एमएसएमईज को लेकर। यहाँ पर कई बड़े उद्योगपति हैं, बड़े सेक्टर्स के लोग भी हैं, लेकिन छोटे उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बड़े उद्योग जैसे फ्लरिश कर रहे हैं, छोटे उद्योग भी वैसे करें, इसकी उम्मीद अब भी लगाई जा रही है। वो व्यवहारिक रूप से अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो उस कौन से सेक्टर हैं जिन पर विशेष फोकस हो सकता है या जिनको उम्मीदें हैं इस बार? प्रवीण भाई, बजट इतना कवर कर लिया कि कभी कभी आप मुझे भी एक्सपर्ट मान लिया करें और मेरी भी राय जान लिया करें उसके अंदर। लेकिन साफ तौर पे मैं लगातार इंडस्ट्री बिल्कुल लगातार मैं तमाम इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत कर रहा हूं और एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है कि मुझे जो दिखाई दे रहा है बजट में, तमाम सेक्टर्स के आप लोगों की बातचीत मैंने आपको सुनाई, एक तो साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार मनरेगा के अंदर मुझे लगता है कि एक मेजर एलोकेशन होता हुआ दिखाई देता है कि एक मेजर एलोकेशन मनरेगा के अंदर दिखाई देगा, क्योंकि रूरल कंजप्शन बढ़ा है और अर्बन कंजप्शन कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार की को लगता है कि अगर अर्बन एरियाज़ के अंदर लोगों के हाथ में पैसा होगा तो ज़्यादा स्पेंडिंग होगी और जो ग्रोथ रेट जो प्रोजेक्टेड की गई है वो कहीं ना कहीं वापस लौट आएगी। दूसरी साहब, तो लगातार मैं बातचीत कर रहा था एसोचैम के जनरल सेक्रेटरी जनरल मनीष सिंघल जी से, हमारी बात हुई। उन्होंने साफ कहा है कि जब उनसे रिकमेंडेशंस मांगी गई थी, उन्होंने इसी बात को फोकस किया है कि लगभग 2.5 से 3 करोड़ लगभग यहाँ पे एमएसएमईज है इस देश के अंदर, और उनको कहीं ना कहीं सरकार को एक इंसेंटिव देना चाहिए। उनके हाथ में पैसा होगा, क्योंकि देखिए बड़े कारोबारी तो आसानी से सारी चीज़ों की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जितनी भी एमएसएमईज है उनके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने साफ इंडिकेशंस दिए कि उनको लोन प्रोवाइड करने की, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उनके लिए जितना सरकार कर सकती है उससे कहीं ना कहीं जो टारगेटेड जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो सरकार अचीव कर सकती है। तो कहीं ना कहीं एमएसएमईज के ऊपर जो है सरकार का इस बार मुझे लगता है कि बजट में अच्छा खासा फोकस होना चाहिए, चाहे वो सीआईआई हो, चाहे वो एसोचैम हो, चाहे पीएचडीआई हो, सब ने यही रिकमेंडेशन किए हैं कि एमएसएमईज के लिए कहीं ना कहीं टैक्सेशन या उसमें कटौती या लोन्स की जो ईज ऑफ डूइंग की सुविधा है वो प्रोवाइड की जाए। मैं और तमाम लोग हैं, मैं आपको एक बार और लोगों से मिलवा देता हूँ। यहाँ पर तमाम सेक्टर से लोग हैं यहाँ पर। सर, आप वुड यू लाइक टू स्पीक? आई बी देयर। मैं आप लोगों और लोगों से मिलवाता हूँ। यहाँ पर तमाम लोग सेक्टर से आए हुए हैं। जी मृगांक, आप इत्मीनान से लोगों को कि एविएशन सेक्टर से जी बात करें जी बात करें जी। अमित जी, एविएशन में एक बहुत संक्षेप में आपसे चाहूँगा कि एविएशन में मांग की जा रही है, क्योंकि आप तो ट्रेनिंग स्कूल्स वगैरह तमाम हैं और एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर सरकार बहुत थ्रस्ट दे सकती है और एक सरकार को कई सोर्स ऑफ इनकम भी वहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है। आपको क्या लगता है क्या एलोकेशन होने वाला है? सर, ट्रेनिंग स्कूल्स के लिए हम लोग की कंपनी जैसे पायलट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट लीज पे देती है, तो हमारी डिमांड ये है कि जो लीज पे हम लोग एयरक्राफ्ट देते हैं ट्रेनिंग स्कूल को, उसके ऊपर 0 GST करा जाए, जिससे कि ज़्यादा एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग स्कूल को आसानी से मिलेंगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स फ्लाई कर सकेंगे, इंडस्ट्री को फायदा। तो नए नए एयरपोर्ट्स भी आ रहे हैं मुंबई में, नवी मुंबई में भी और यहाँ पे भी जेवर में भी नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, तो लगता है और संभावना सरकार कुछ और एलोकेशंस कर सकती है इसमें? हाँ, नए एयरपोर्ट्स आने से ये है कि ओवरऑल एक एयरक्राफ्ट पार्किंग के लिए, एविएशन इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा और ऑप्शंस मिलेंगे एयरलाइंस को, पैसेंजर्स के लिए अच्छा रहेगा। प्रवीण, देखा तमाम जो सेक्टर्स हैं उनकी अलग अलग मांग है और अलग जी डेफिनेटली आप जहां पर मौजूद है मृगांक, वहां पर ऐसे आपको बहुत एक्सपर्ट्स मिलेंगे और हम उसको सुन भी रहे हैं लगातार। आप जो भी बातचीत करके भेज रहे हैं तो हम दोबारा आपके पास आएंगे, बातचीत भी सुनते रहेंगे लगातार। रोहित जी, अमृतांशु जी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित जी, ये जो टैक्सेस की जब भी बात आती है तो जीएसटी हमने देखा, जीएसटी आज भी कई लोगों के लिए एक ऐसी चीज रही कि जिसको जानता हर कोई है लेकिन समझते बहुत लिमिटेड लोग हैं। जीएसटी ने हमें कितना फायदा दिया, जीएसटी ने कितनी चुनौतियां दी, ये दोनों फैक्टर्स आप मुझे बताएं कि आज हमारी इकोनॉमी जो दिखाई देती है उसमें जीएसटी का कितना योगदान है? देखिए, जीएसटी आने से हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज तो हो गई है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो इसका कंप्लायंस है, जो जितने चेंजेस जीएसटी में हुए, तो उसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग है वो कंफ्यूज ही रहता है। हर चेंजेस इतने फ्रीक्वेंटली आए इसमें, एंड कंप्लायंस बर्डन जीएसटी का आज की डेट में भी इतना ज़्यादा है कि हर व्यापारी का काफ़ी मेजर पोर्शन कंप्लायंस में फंस जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, मैं ये बोलना चाहूँगा जी। लेकिन इससे फ़ायदा हुआ? डेफिनेटली फ़ायदा तो हुआ है। जैसे मैंने बोला, इकॉनमी बहुत फॉर्मलाइज हो गई है। आप सिर्फ वैल्यू एडिशन पे अब आपको टैक्स लग रहा है।
मैं अपनी बात, जो आपने परचेज करा और आपने जो बेचा, तो जो सिर्फ वैल्यू एडिशन है उसी पर आपको जीएसटी लग रहा है व्यापारी को, तो उससे फॉर्मलाइज तो इकोनॉमी हुई है डेफिनेटली। जी